तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ बाय एमआरवी सर में। और हम क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट कर दिए हैं और फिजिक्स इस तहत हम पढ़ेंगे कि पूरा क्लियर हो जाए, ताकि सारा न्यूमेरिकल भी लग जाए, सारी थ्योरी भी आ जाए और सारे फार्मूला भी याद आ जाए। आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, क्लियरली उतना समझ में नहीं आता है, फिजिक्स आप भागते हो, तो भागना नहीं है, ये ऐसा पढ़ो कि मतलब पूरा क्लियर हो जाए हर चीज़, कि थ्योरी एक साइड हो, फार्मूला एक साइड हो और न्यूमेरिकल एक साइड हो। इस तरह से फिजिक्स पढ़ना है। तो हम नगीन प्रकाशन की बुक को हल कराएंगे, पूरी फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो आप क्या करिए कि पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमें बताइए कि कैसा लगा। तो चैप्टर 1 हम बिना बात किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है वैद्युच्छेद तथा कुल। ठीक है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था तो वीडियो बंद हो गई थी। चलिए देखते हैं। अब पहले वैद्युत आवेश को देखते हैं। ठीक है ना, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है भाई? किसी पदार्थ का वह गुण, हमने क्या बताया था, जैसे कि अब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। यह एक पदार्थ है, यह कोई पदार्थ है, इसको अपने बाल पर रगड़ें। रगड़ने के बाद इस पदार्थ में क्या आ गया, यहाँ से इस बाल में से कुछ आवेश आ गए, यानी यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए हैं। और जैसे ही इसे किसी कण के पास ले जाएंगे, फिलहाल हमको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, और आज के वीडियो भी बना रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा, तो इस पर आगे जैसे इसे हम कण के पास किसी ले जाएंगे तो इसे आकर्षित कर लेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यानी जो यह पदार्थ है ये किसी दूसरे पदार्थ पर बल लगा रहा है, यह जो पदार्थ है यह किसी दूसरे पदार्थ बल लगा रहा है। तो हमने कहा कि आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी दूसरे पदार्थ पर बल लगाता है या बल लगाने का अनुभव करता है। जल्दी सुनो, तुम्हारी परिभाषा हमने क्या कहा, फिर से देखिए। आवेश, जो वैद्युत आवेश होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी दूसरे पदार्थ पर बल लगाता है या बल लगाने का अनुभव करता है। और एक बात है, जब किसी भौतिक राशि का परिभाषा दे रहे हो तो उसका मात्रक, राशि और बीमा, ये 3 बात जरूर लिखनी है आपको। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं वैद्युत आवेश पर। तो क्लियर हो गया। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ है, हाल ही लिखते रहिए, किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी पदार्थ का वह गुण है ना, जो किसी दूसरे पदार्थ पर बल लगाता है या बल लगाने का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पूरा डीप जानकारी हम देने जा रहे हैं, है ना। तो आवेश, अब यह परिभाषा आ गया, और है ना, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक, तो जो मात्रक होता है आवेश का वह होता है कूलाम। क्या होता है भाई? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और यह राशि कौन सी होती है? यह जो राशि होती है अदिश राशि होती है। कौन सी राशि भाई? अदिश स्केलर क्वांटिटी है यह। इसके बाद इसकी हम बीमा की बात करते हैं। बीमा आप लोगों ने कक्षा 11 में निकालना सीखा होगा। तो कक्षा 10 में अब एक सूत्र पढ़े होंगे, I बराबर Q/T, यानी एकांक समय में प्रवाहित, है ना, एकांक समय में आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं, या आवेश और समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। आप ये पढ़े होंगे कक्षा 10 उसमें। तो चलिए, अब अगर हमें चूँकि Q चाहिए, Q तो आवेश है, तो यहाँ पे गुणा करा देंगे तो IT हो जाएगा, यानी Q। आपको पता है, आप 7 मूल राशि पढ़े होंगे, बीमा उमा। अगर आपको बीमा नहीं निकालने आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बीमा की पूरा वीडियो ही बना देंगे कि हाउ कैन बी फाइंड द डायमेंशन, हम डायमेंशन कैसे प्राप्त करें, 1 सेकेंड में बता देंगे बिल्कुल निकालना। ठीक है, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। अब धारा की जो बीमा होती है, धारा मतलब विद्युत धारा का बीमा मात्रक होता है एम्पियर। तो बीमा क्या होती है? ए, कैपिटल ए इंटू समय का क्या होता है? टाइम, इसलिए कैपिटल टी होता है। और बीमा को जब भी लिखा जाता है बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। चलिए, आप इससे कक्षा 11 से बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 80 इसका क्या हो गया? बीमा हो गया। क्लियर? तो इतना छाप मारिए। अब वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में बात किया जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं।
देखिए यहाँ पे कहीं आपको चमक रहा होगा, है ना, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा। जो हम चीज़ बोल रहे हैं वो सब लिखते रहिए। कहीं कहीं यहाँ पे चमक रहा होगा जो कि वीडियो में आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो वैद्युत आवेश क्लियर हो गया। अब आवेश किसी पदार्थ में कैसे आता है, जैसे इस पदार्थ में हम बाल पर रगड़े, इसमें आवेश आ गया। आवेश आने की वजह से किसी भी पदार्थ को आकर्षित कर रहा है। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाह रहे हो तो अपने सामने पेन ले लो, ठीक है ना, और कुछ मिट्टी के कण ले लो, थोड़ा सा है ना, हल्का मिट्टी कण या राख ले लो, अपने बाल पे उस पेन का रगड़ो। राख को नहीं रगड़ना है, राख को मुझे रगड़ दीजिएगा। पेन को रगड़िए इस तरह आराम से, है ना, रगड़ने तो बाल भी खराब हो जाएगा। रगड़िए और रगड़ने के बाद उस मिट्टी के कण या धूल के कण को पास ले जाइए और ले जाने के बाद थोड़ा देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे वही होगा कि वह उसके जो कण है ना, ऊपर से टच मत कराइएगा, ऊपर से करिएगा, वो सारे चिपक लेंगे, इसमें आवेश आ जाता है। तो आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो आवेश उत्पन्न होने का कारण, आवेश का कारण, जो आवेश का, अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, आवेश का कारण। बिल्कुल आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। आवेश का पहला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन, ये हमारे बाल से इलेक्ट्रॉन इस मार्कर में आ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। पहला मुक्त इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो आगे हम बता देंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ठीक है ना, बिल्कुल देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा आवेश, देखिए एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। दो प्रकार के आवेश होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो हमने अगर ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आवेश के कारण से पहले लिख सकते हो आवेश के प्रकार। जो आवेश के प्रकार होते हैं वह दो, एक धन आवेश, एक क्या होता है, ऋण आवेश। तो देखिए अगर धन आवेश और धन आवेश जब दोनों पास में आएंगे तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। और जब एक प्लस आवेश हो, एक माइनस आवेश हो, आवेश दो तरह के होते हैं भाई, प्लस और माइनस। जब दो प्रकार के आवेश हो तो इनके बीच क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है भाई, सॉरी, इसके बीच तो प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण है, लेकिन विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण। तो यहाँ लिख सकते हो सजातीय आवेशों के बीच, है ना, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर दूर भागना, प्रतिकर्षण। तथा विजातीय आवेशों, है ना, राइटिंग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। क्लियर, यह नोट मारिए बिल्कुल। आवेश का रीजन यह है कि सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण। अब बात यह होती है, आवेश दो प्रकार हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। सजातीय आवेशों के बीच यानी प्लस प्लस क्या होंगे, प्रतिकर्षण, और माइनस प्लस क्या होगा भाई, आकर्षण। क्लियर, चलो आकर्षण प्रतिकर्षण, हाल नोट मारते रहिएगा और समझते जाइएगा। अच्छा चलो, आवेश का कारण हो गया, आवेश के प्रकार हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। और आवेश की अब गणना कैसे होती है भाई। अच्छा एक बात बता सकते हो कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल भी हमने अभी कहा आपको, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। आखिर यह बल क्या होता है, वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वैद्युत बल क्या होता है। सोच के थोड़ा बताओ कि वैद्युत बल क्या था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, वैद्युत बल। तो देखिए चाहे धन आवेश हो, दोनों धन आवेश हो, या एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश हो, तो आवेशों के बीच जो बल लगता है, चाहे वह आकर्षण का बल लगे चाहे प्रतिकर्षण का बल लगे, चाहे आकर्षण का बल लगे चाहे प्रतिकर्षण का बल लगे, तो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। अब चलिए अब आवेश की गणना करते हैं। अब आवेश को, अब किसी भी पदार्थ में कितना आवेश है यह निकालना है हमें, ठीक है ना। तो पहली बात आवेश की गणना, है ना, एक आवेश की गणना। तो आवेश की गणना आपको कक्षा 10 में ही पढ़ा दिया जाता है भाई, कक्षा 10 में ही पढ़ा दिया जाता है। Q बराबर NE से क्या होता है भाई, Q बराबर NE से होता है। आवेश की गणना क्या होता है, Q बराबर NE से। अब यहाँ पे आपको समझना, ये फार्मूला हो गया, तो टेंशन मत लीजिए। हम आगे जब न्यूमेरिकल, पूरी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, कुमार मित्तल के एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे हर संडे, सिर्फ न्यूमेरिकल डे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, है ना। थ्योरी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। आपके पास 6 महीना हो गया ना, 6 महीना, इस 6 महीना हमें साथ दीजिए, ये 6 महीना हमारे साथ रहिए। इस 6 महीना में आपका हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे भाई, दोनों खंड है।
और हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ बनाते रहिए, ताकि कि अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो हमें और मोटिवेट मिलेगा और हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। 6 महीना पूरा सिलेबस कंप्लीट, दोनों खंड फिजिक्स के और दोनों मैथ कंप्लीट कर देंगे। और थोड़ा दुखद वाली बात यहाँ पे कि हम बायो नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बायो के लिए अब थोड़ा सा है ना कोई और चैनल भी देखिएगा। अब क्यों बराबर नहीं, जहाँ अब यहाँ पे क्यों क्या है, क्यों क्या है यहाँ पे भाई, क्यों है आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है भाई, कूलम होता है। छाप मारते रहिए। और यहाँ पे एन क्या है, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी किसी पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन खुद एक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद रखना है और प्रोटॉन का आवेश आपको याद रखना है। वैसे फ़िलहाल में जब आप पेपर देने जाओगे क्लास 12th का, तो आपको पीछे इसका सब कुछ मात्रक लिखा हुआ मिलता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पीरियड आवेश होता है, प्रोटॉन विधन आवेश होता है, इतना तक जानकारी है ही, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो -1.6 × 10⁻⁻19 और आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, कूलम होता है। और ये प्रोटॉन का आवेश वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे माइनस आवेश है, यहाँ पे प्लस आवेश लेंगे। 1.6 × 10⁻⁻19 आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, कूलम। बिल्कुल फिजिक्स थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे हम, और दिक्कत होगी तो हमें बताते रहिएगा। अब देखिए एक बात और है, दो बात थोड़ा सा ये बिल्कुल गहरी बात है। ये क्या बताने जा रहे हैं है ना, सॉरी, थोड़ा सा जुकाम और सर्दी में बिल्कुल हम बना रहे हैं आपके लिए, तो इतना तो लाइक शेयर और कमेंट बनता ही है। गहरी बात यह है कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेश, तो कोई भी व्यक्ति है ना, वह ऋण में नहीं होना चाहता है। कोई व्यक्ति है वह ऋण में नहीं होना चाहता है, वह हमेशा धन में होना चाहता है। अगर किसी पदार्थ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या फिर किसी पदार्थ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे हमने कहा ये कोई चालक है, इस चालक पे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बताइए चालक ऋणावेश होगा कि धनावेश होगा, यानी इस चालक की नेचर क्या होगी, प्रकृति क्या होगी। हमने क्या की, बिल्कुल ध्यान सुनिए। किसी चालक पे इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या इस चालक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है। किसी चालक पर यदि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उस चालक की जो प्रकृति होगी क्या होगी भाई मेरे, ऋणावेश। क्या होगी, ऋणावेश। या दिमाग में आपको याद रखना, हर बात लिख के निकलना, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर किसी पदार्थ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उस पदार्थ की प्रकृति क्या होगी, उस पदार्थ की प्रकृति क्या होगी, धनावेश। ठीक है ना, यह बात आप दिमाग में भर रखिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख लेते हैं, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम माइनस नहीं रखेंगे, ठीक है ना, उसका ध्यान दीजिए। सूत्र याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बताओ उस पदार्थ की प्रकृति क्या होगी, धनावेश। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, इस पदार्थ की प्रकृति धनावेश। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, इस पदार्थ की प्रकृति धनावेश। और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उस पदार्थ की प्रकृति क्या होगी, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उस पदार्थ की प्रकृति क्या होगी, बताओ कमेंट करके जल्दी जल्दी। तो ऋणावेश क्या होती है, ऋणावेश। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए न्यूमेरिकल हो गया, बढ़िया से न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दे रहे हैं। एक है ना, किसी चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है मेरे भाई, अधिकता भगवान करे किसी चालक पे ना हो, क्योंकि पदार्थ ही ऋणावेश हो जाएगा, है ना। किसी चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उस चालक पर आवेश तथा प्रकृति बताइए। उस चालक में क्या बतानी है, प्रकृति है। तो भाई अब सॉल्व लिखेंगे, न्यूमेरिकल है। तो किसका मान है, चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन, तो किसका मान दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन दिया है, आपको लिखना है 5 इलेक्ट्रॉन दिया है। n का मान इलेक्ट्रॉन घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। n का मान 5, और चालक पर आवेश का मान पूछ रहा है, तो q बराबर पूछ रहा है, और प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति पूछ रहा है। जो दिया पहले उसे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं भाई, जो दिया उसे लिख लेते हैं। तो q बराबर क्या होता है, सूत्र Ne, है ना। जहाँ पे चमक रहा होगा थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, सुनिएगा ध्यान से, है ना। n का मान कितना है, 5, और गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, 16 25 कितना हो जाएगा, 80 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा भाई, एक स्थान दशमलव लगेगा ही लगेगा, गुणे 10⁻⁻19, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद हमें बतानी प्रकृति, उस चालक पदार्थ की प्रकृति क्या होगी। तो बताइए इस प्रश्न में क्या है, उस अधिकता है इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है।
तो किसी भी चालक पे इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका मतलब वो पदार्थ ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ऋणावेश। तो अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ऋणावेश, अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो धनावेश। ठीक है, इसे जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो भाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और। किसी पदार्थ से, है ना, किसी पदार्थ पर लिखो, किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर है ना, किसी पदार्थ पर 2 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 19 नहीं कर लेते हम, 18 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, कमी है। तो उस चालक, है ना, उस चालक पर आवेश तथा प्रकृति बताइए। चलिए अपने से हल करिए इस चीज़ को। तो लिखेंगे सॉल्व। किसी पदार्थ पर इतना, एन का मान कितना दिया है भाई? 2 × 10⁻18। अब कमी है तो कमी के लिए तो प्रकृति क्या हो गई? कमी के लिए भाई यहाँ पे कमी है तो प्रकृति क्या होगी? जो कमी है तो कमी के लिए प्रकृति क्या होगी बताओ हमें? तो धनावेश भाई, इलेक्ट्रॉन कमी है, अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो अच्छा बात है, धनावेश होगा। अच्छा, इसके बाद हमें क्यू का मान चाहिए। तो क्यू बराबर सूत्र क्या होता है? क्यू बराबर एन इंटू ई। क्यू बराबर एन का मान कितना है? 2 × 10⁻18 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। चलो -18, इस -18 का आप लोग क्या करो, एक प्लस कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 × 10⁻, गुणा कर लीजिए, 16 दिन कितना हो जाएगा? 32। 16 दिन 32 × 10⁻, प्लस 18 -18, क्योंकि आधार समान है तो घातों को जोड़ देते हैं। तो प्लस 18 और -19 कितना हो जाएगा? क्यू बराबर 3.2 × 10⁻, माइनस प्लस घट जाता है और बड़े के चिन्ह लग जाता है, यानी कितना हो जाएगा? क्यू बराबर, ये दशमलव यहाँ घुस जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 0.32 आवेश की मात्रा क्या है भाई? कूलम। इसे लिख लो। अगर सवाल में कोई दिक्कत हो रही है तो हमें बताइए ज़रूर, और थोड़ा चमक रहा होगा। चलो अब आवेश के बाद थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। आवेश की गणना हो गई, अब हिंडल कूलाम का नियम, है ना। बाकी फालतू सब चीज़ें नहीं पढ़ना जो पेपर में नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन, है ना, कैसे उत्पन्न किया जाता है, ये सब फालतू चीज़, है ना। हेडिंग डालिए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र आगे पढ़ाया जाएगा, कितने समझते? कूलाम का नियम, कूलाम के नियम, लॉ ऑफ कूलाम, लॉ ऑफ कूलाम, है ना, कूलाम, COULOUMBS। चलिए मिला जाएगा स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। कूलाम्स। तो कूलाम ने क्या कहा भाई, तो ध्यान समझिएगा कि कूलाम ने जो यह नियम दिया है, यह किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के लिए दिया है। यह बड़े आवेश ने कितनी बड़ी और आवेश ले लेते हैं, यह बड़े गोलों के लिए नियम लागू नहीं है। किसके लिए लागू है? बिंदु आवेशों के लिए लागू है नियम, ठीक है ना। ये किसके लिए लागू है? बिंदु आवेश के लिए। तो एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है और यह बिंदु आवेश क्या है कि माइनस क्यू है। आप दोनों प्लस ले सकते हो, दोनों माइनस ले सकते हो। अगर दोनों प्लस होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, और दोनों एक प्लस और एक माइनस है तो इनके बीच आकर्षण होगा। यानी हमने पहले ही बताया था, सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? सजातीय आवेशों के बीच होता है प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण। विजातीय मतलब एक प्लस है तो एक माइनस हो। चलिए, एक प्लस है एक माइनस है, तो यह जो दोनों प्लस और माइनस आवेश है, यह एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। ध्यान दीजिए, कूलाम नियम बता रहे हैं, कूलाम का नियम। तो आप कक्षा 9 में जरूर पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़े गुरुत्वाकर्षण बल में? एक m द्रव्यमान कोई पिंड होता था, ये m2 द्रव्यमान कोई पिंड होता था, ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते थे, तो इस पर एक बल लगता था। तो आप कहते थे कि ना 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने ऐसा बिल्कुल कक्षा 9 में जरूर पढ़ा होगा कि किन्हीं 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वहाँ पे न्यूटन ने तो यह नियम बताया था, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम यह था। लेकिन कूलाम ने यहाँ पे क्या बताया? कूलाम ने यहाँ पे आवेशों के बीच बताया,
और किन आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच। तो क्या बताया, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, यहाँ पे Q1 लेते हैं या Q2 ले लेते हैं, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 to Q2 के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो लगने वाला बल है। क्लियर बात हुई। हमने एक बार फिर से सुनिए एक बार कि किन्हीं दो आवेशों के बीच, दोनों आवेश Q1 Q2 है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम। क्या कहा भाई, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसे लिख लीजिए। तो अब यह लिखने के बाद यह लिखना है आपको, F समानुपाती Q1 Q2 और तथा F समानुपाती 1/r², या आप इसे व्युत्क्रमानुपाती भी पढ़ सकते हो। चलिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से यह फिगर कहीं साइड में बना लीजिएगा, इस फिगर को यहाँ पे बना लीजिएगा समीकरण 2 से। तो मिलाइए, तो F समानुपाती किसकी है भाई, Q1 Q2, लेकिन किसके व्युत्क्रमानुपाती है भाई, r² के। Q1 Q2 के समानुपाती और r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आप पढ़े कि समानुपाती का चिन्ह अगर हटता है तो क्या आता है, कि नियतांक आता है, जो गणितज्ञों ने प्राप्त किया है, वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया है, और जिन्होंने इनका नियम दिया उन्होंने प्राप्त किया है। तो उन्होंने बताया नहीं है हमें, फिर भी हमें पता है। तो F समानुपाती चिन्ह हटता है तो कोई न कोई नियतांक आता है। नियतांक आता है 1/4πε0, इसे पढ़ते हैं ε0। आगे बताएंगे इसके बारे में, बहुत बढ़िया कहानी इसकी है। और Q1 Q2/r²। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जुकाम भी है, सर्दी भी है, खांसी भी है, फिर भी वीडियो बना रहे हैं। समझिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा हमें एक थे बस कर दीजिएगा काम, हमारे लिए एक काम कर दीजिएगा कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना। शेयर का मतलब व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, है ना, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो तो कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ें, क्योंकि हमारी मेहनत बेकार न जाए। इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं रात भर, लगभग यहाँ के बज रहा है 8 या 9 10 बज रहे हैं शायद, जितना बजे हम पढ़ा रहे हैं आपको। चलो यह हो गया ना। अच्छा बताओ समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से बताओ, पहले समझ में आया कि नहीं, फिर आगे हम चलते हैं। ये बात सुन लीजिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F, लगने वाला वैद्युत बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर यह लिखोगे, बढ़िया से लिखोगे। और समानुपाती चिन्ह हटता है या नियतांक आता है। अब इस नियतांक के बारे में हम बात करते हैं। आप डायरेक्टली इसे इस तरह भी लिख सकते हो कि F समानुपाती, जहाँ कुछ लोग इस तरह लिखते हैं, छोटा सा K लिखते हैं, है ना। यहाँ पे K भी आता है, कैपिटल K क्या है भाई, अभी बताएंगे इसके बारे में हम। ये पैरावैद्युतांक है, स्मॉल K, Q1 Q2/r², है ना। इसके यही K इसके बराबर है ना, यही K इसके बराबर है। यह K क्या नियतांक है, ठीक है। मिटाते इसको, देखिए भाई इतना तो फिर से समझ ही सकते हो, है ना। तो क्या निकल के आया भाई सूत्र, अब जो है यह आपका स्मॉल K = 1/4πε0 K, है ना। इसका मान जो होता है वह होता है 9 × 10⁹ इसका जो मान होता है 9 × 10⁹। अब इसका मात्रक अब निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इसका मात्रक यहाँ पे लगाना है हमें, क्योंकि ε0 का मात्रक होता है 4, एक गिनती है, पाई का मान 22/7 एक गिनती है, और K का एक मान निश्चित होता है, तो ये भी एक गिनती है। K क्या है, पैरावैद्युतांक है। K क्या है, पैरावैद्युतांक है। अभी इसका मात्रक में लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका मात्रक प्राप्त करना है, क्योंकि ε0 है। K क्या है, पैरावैद्युतांक है, और इसका जो मान होता है 2 के लिए होता है। अभी आप हर अलग अलग पदार्थों के लिए पैरावैद्युतांक का मान अलग अलग होता है। तो K का मान वायु के लिए, किसके लिए भाई, वायु के लिए 1 होता है, और धातु के लिए, है ना, धातु के लिए क्या होता है, अनंत होता है। पैरावैद्युतांक धातु के लिए, वायु के लिए 1 होता है, वायु कहिए, चाहे आप इसे निर्वात भी कह सकते हैं। निर्वात मतलब जहाँ पे हवा नहीं, जैसे कि अंतरिक्ष है,
इसका मान आप याद रखिएगा, पैरावैद्युतांक है ना। तो वायु के लिए 1 और धातु के लिए अनंत होता है। अब इसका मात्रक निकालते हैं एप्सिलॉन 0 का, है ना। मान तो याद रखेंगे, हम मात्रक निकाल के यहाँ लगाएंगे, तो 6 से मिटा लेते हैं। तो यह क्या है आपका एप्सिलॉन, देखिए पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0 या फिर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि किसी भी गिनती के नीचे किसी भी वेरिएबल के नीचे अगर 0 लग जाता है तो उसका मतलब नॉट हो। जैसे यहाँ पे आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में बहुलक, तो बहुलक में एक सूत्र होता है L प्लस करके, है ना, MO बराबर L प्लस F1 माइनस F नॉट अपॉन 2 F1 माइनस F2 यह सूत्र होता था इंटू H, यह सूत्र होता था वहाँ बहुलक का। तो यहाँ पे से हम पढ़ते हैं F नॉट, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे F0 पढ़े चाहे F नॉट पढ़े, हम पूरी छोटी छोटी बातें पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर एप्सिलॉन 0 न हो, केवल एप्सिलॉन हो भाई, इसे हम कहते हैं केवल एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जो है ना, ये किसी एप्सिलॉन जो एप्सिलॉन है यह किसी, अच्छा एक बात और बताते हैं, यह एप्सिलॉन 0 इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। आगे कुछ चुंबकीयशीलता पढ़ना है, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। और जो यह एप्सिलॉन है यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है, यह एप्सिलॉन 0 नहीं है तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, या एप्सिलॉन 0 है तो निर्वात की वैद्युतशीलता है यह। अब एप्सिलॉन 0 का मान हम ज्ञात करेंगे, मात्रक ज्ञात करेंगे, इसका बीमा ज्ञात करेंगे, सब कुछ ज्ञात करेंगे, है ना। हाँ चलो अब आगे आते हैं। तो एप्सिलॉन 0 की हिस्ट्री स्टार्ट हो गई, एप्सिलॉन 0 की हिस्ट्री। तो पहली पॉइंट एप्सिलॉन 0 का मात्रक, तो सूत्र तो पता हो गया हमें ना। सूत्र क्या है भाई, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र क्या निकल के भी आया था, बताइए हमें। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, है ना। अब लेकिन हवा के लिए यह 1 होता है, क्योंकि यहाँ हवा के लिए है 0, या पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है के, है ना, लेकिन हम हटा देते हैं, वायु के लिए मान जाता है 1, ठीक है। Q1 Q2 बटे R², ठीक है। अब क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 का मान प्राप्त करना है, तो एक काम करिए, अब जितना इस टाइम इसको यहाँ पे लाइए, बिल्कुल यहाँ पे लाइए, तो क्या हो जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R², यह सब भाग में तो गुणा हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा उधर Q1 Q2। अब हमें एप्सिलॉन 0 का मान चाहिए, सब नीचे हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 बराबर Q1 Q2 बटे 4 पाई, यहाँ पे F है ना, F 4 पाई, तो से देते हैं यहाँ पे F 4 पाई इंटू R²। अब देखो एप्सिलॉन 0 यहाँ डैश मात्रक है, यहाँ पे लिख देंगे एप्सिलॉन 0 का मात्रक। तो Q1 आवेश है, Q2 भी आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ये भी कूलाम है, तो कूलाम स्क्वायर क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर प्रति। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ, 4 गिनती है, पाई गिनती है, इसका मात्रक होगा, तो मात्रक नहीं होगा, क्योंकि पाई का मान 22/7 है, और किसी भी गिनती का मात्रक होता ही नहीं है। और यह आर क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, तो इसका मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए। अब तो देखिए मात्रक से ही बीमा निकाली जाती है, तो अब इसका हम बीमा निकालने जा रहे हैं, तो मात्रक नोट कर लीजिए। अब सेकेंड पॉइंट पे बीमा निकालते हैं इसके। एप्सिलॉन 0 की बीमा कैसे निकालते हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा जिनको तो बता दीजिएगा, हम बीमा निकालना भी सिखा देंगे। एप्सिलॉन 0 की बीमा, तो पहले मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या भाई, है ना, कूलाम स्क्वायर प्रति मतलब बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको पता है अभी हम कूलाम यानी आवेश का बीमा निकाले 80, पीछे वीडियो में देख लीजिएगा, इस पे 2 घात न्यूटन का जो बीमा होता है आपको पता है, mL/T के पावर -2 कैसे होता है आपको पता है। और यह दूरी है, दूरी मतलब लेंथ L, इसकी बीमा L होगी L²। चलिए तो A⁻2 T⁻2, यहाँ पे आपको समझने का कष्ट होगा तब जब आपको बीमा निकालने नहीं आएगा, तब नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, बहुत आराम से अस्थिर से बता देंगे बीमा। तो अब L⁻2 यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, तो L घात कितनी हो जाएगी, तो mL की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात, 3 घात, ये T⁻2। अब इसे ऊपर भेजो, थोड़ा से ऊपर भेजो, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो
A2 T2 इंटू या m ऊपर जाएगा, घात 1 है तो -1 हो जाएगा, m की घात -1, l की घात -3, t की घात या -2 है तो +2, आपको पता है थोड़ा इतना बहुत। तो A2 है ना, पहले आपको पता है बीमा MLT के रूप में लिखी जाती है, तो m-1 l की पावर -3, यहाँ पे बस केवल l की पावर -3 है, l-3 है ना, और यह A2 हो जाएगा, और T2 और T यह, तो इसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, T2 कितना होगा T4, और यह A2 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन निकल गया, ये बीमा निकल गई। तो कोई दिक्कत है तो बता दीजिए हमें, कोई दिक्कत है बंधु तो बता दीजिए। चलो, अब साइलेंट जीरो का मात्रक हो गया, बीमा हो गया, अब साइलेंट जीरो का मान निकालते हैं। देखिए बीमा निकालना यही पूरी असली कहानी है। हमें ऐसा फील होता है कि भाई अब बीमा में थोड़ा सा निकालना कन्फ्यूज हो रहे हैं। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम पहली बार आए हैं तो सब कुछ पढ़ा देंगे। चलिए, अब साइलेंट जीरो का मान, अब साइलेंट जीरो का मान आपको उसे रट भी लेना है, हम निकाल के बताते हैं कैसे निकलता है। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9, अभी लिखा था ना एप्सिलॉन जीरो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान 9 × 10⁻9 होता है। इसी को के कहते हैं, ये के है, ये किसके तुल्य होता है, के तुल्य होता है ना, स्मॉल के। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, 9 × 10⁻9, इसको ऊपर करिए, इसको ऊपर करिए, क्योंकि हमें एप्सिलॉन जीरो का मान निकालना है। इसे उलट दीजिए, इसे भी उलट दीजिए, इसके लिए कुछ 1 मानते हैं ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 1 नीचे, 1 का मतलब नीचे होता नहीं है, ऊपर 1, 9 × 10⁻9। अब यह 4 पाई नीचे चला जाएगा, या भाई नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये इतना तो आपको मैथ आता ही है, 9 × 10⁻9 इंटू 4 पाई। चलिए आगे हल करते हैं। एप्सिलॉन जीरो बराबर 1, 9 अगुड़े 10⁻9 इंटू 4 इंटू पाई का मान कितना, 3.14। वैसे आपको इसका मान डायरेक्टली याद रखना है, एप्सिलॉन जीरो। अब यह 10⁻9 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसे गुणा करिए, तो 4 9 कितना हो जाएगा 36, ये ऊपर चल जाएगा, तो 10 की घात -9 है ना, 1 इंटू 10 की घात -9, और 9 चौके कितना हो जाएगा 36 × 3.14 है ना। जब अब इसे आगे कैलकुलेट करोगे है ना, इसका गुणा करके 1 में भाग करोगे, मोबाइल से कर लीजिए जिससे करिएगा, तो इसका जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 8.85 × 10 की घात -12। कितना आएगा भाई, 8.85 × 10 की घात -12 लगभग में आएगा यह। और इसका मात्रक अभी हम निकाल के बताएं, कूलाम स्क्वायर है ना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब यह जो मान है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे मात्रक लिख सकते हो, जहाँ पे वहाँ छोड़े थे। कोई दिक्कत, यह मान आपको रट लेना है। अगर पेपर में आ जाए कि एप्सिलॉन जीरो का मान प्राप्त कीजिए तो इस तरह प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे एक बात और, थोड़ा सा निर्वात की वैद्युतशीलता और किसी माध्यम की वैद्युतशीलता में संबंध, हेडिंग डालिए, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट तथा किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, यह आपको डायरेक्टली याद रखना है, मान शीलता में संबंध। तो क्या होता है भाई, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो इंटू बराबर के, क्या होता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो बराबर के होता है। क्यों कैसे होता है बता देते अभी आपको, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब पता है आपको कि पहले निर्वात के लिए क्या होती है भाई, उस के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के नहीं रहेगा, पता है ना, के नहीं रहेगा, Q1 Q2 बटे R², ये निर्वात के लिए समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसे F1 देते हैं हम। तथा किसी माध्यम के लिए है ना, चलिए इसे F ही रखने देते हैं, है ना। ये दोनों पे मतलब निर्वात के लिए भी वैद्युत बल उस पर उतना ही लग रहा है जितना कि किसी माध्यम के लिए बल लग रहा है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के